O79 हिंदी अध्याय 391 एक चुनौतीपूर्ण युद्ध। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। हालांकि मैंने अपनी इंद्रियों और शरीर पर नियंत्रण पा लिया था, लेकिन मैंने आवेग में हमला नहीं किया और दर्द में कराहते और चीखते रहने का नाटक जारी रखा। मैंने पहले उन्हें चुपके से देखने का फैसला किया, तभी हमला किया जब समय सही था। 5 मुहरों की शक्ति से मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं किसी को सचेत किए बिना उन्हें तेजी से मारना चाहता हूं। जहां तक ब्लैक वाइपर स्नेकमैन की बात है, वे मुझे दर्द से कराहते और चीखते हुए देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा करने में किसी तरह का बीमार आनंद मिल रहा है। उनकी सतर्कता न्यूनतम है क्योंकि काला लाल कोहरा अभी भी मेरे शरीर को हल्के से ढक रहा है, जिससे मुझे असहनीय दर्द हो रहा है जो हर पल तीव्र होता जा रहा है। दर्द से कराहते हुए मैंने अपना हाथ अपनी सफेद तलवार के भंडार की ओर बढ़ाया, क्योंकि लाल तलवार मेरे हाथ से छूट गई थी जब उसने मुझ पर काले और लाल विष से हमला किया था। डॉन, तुम्हारे विचार से ये तुच्छ प्राणी कितनी देर तक अपनी चेतना को बनाए रख पाएगा? टेक नामक काले सांप ने अपने मित्र से पूछा। ये काफी लचीला है, मैं कहता हूं कि दर्द के कारण इसका दिमाग टूटने से पहले ये 10 मिनट तक और टिकेगा। डॉन नामक ब्लैक वाइपर स्नेकमैन ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आप गलत हैं, इसके शरीर और चेहरे को देखो। ये पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, ये 2 मिनट से अधिक नहीं टिकेगा। टेक नामक काले वाइपरमैन ने खंडन किया। ये वही टेक कमीना है जिसने मुझ पर जहर की काली और लाल गेंद फेंकी थी, मैं निश्चित रूप से इस पर विशेष ध्यान दूंगा। ये समय है, मैंने कहा, जब मैंने भंडार से तलवार निकाली और उसी समय खड़ा हो गया। ये देखकर वे बहुत हैरान हुए, लेकिन उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था क्योंकि मेरा हमला तेजी से उन पर हुआ था। ये हमला आसान नहीं है, इस बार मैंने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का फैसला किया था। मैंने एक ही समय में अपने किलिंग रूल और सनफायर रूल दोनों का इस्तेमाल किया था और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे जरा भी तनाव महसूस नहीं हो रहा है। ये सब सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 5 मुहरों की वजह से है। 5 मुहरों की वजह से मुझे वह सारी ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा मिली जिसकी मुझे दोनों नियम शक्तियों को एक साथ सहजता से इस्तेमाल करने के लिए जरूरत थी, और इस बार इस पर कोई समय सीमा नहीं है। मैं अब आसानी से अपनी दोनों नियम शक्तियों को एक साथ 1 घंटे से ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरी तलवार उनकी ओर वार कर रही है और इसका केवल एक ही उद्देश्य है, मारना। सनफाया ने मुझे इस हमले के लिए आवश्यक सारी शक्ति दे दी है और किलिंग रूल ने मेरी इंद्रियों को बढ़ाया है। इसकी मदद से मैं अपने दुश्मन की हर हरकत को बिल्कुल स्पष्टता से देख सकता हूं। ग्रिम जाति के दोनों राक्षस मुझ पर हुए इस आश्चर्यजनक हमले को देखकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और अपनी पूरी शक्ति से मेरे हमले का जवाब देने के लिए हमला कर दिया। ये देखकर मैं मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। यदि यह पहले होता तो मैं ऐसे हमले का बचाव नहीं कर पाता, लेकिन अब मुझे उन लोगों के खिलाफ बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मारने के नियम ने मुझे जो इंद्रियां और प्रतिक्रिया की गति दी है, मैं आसानी से उनके हमले को चकमा दे सकता हूं और अपने हमले से उनके शरीर को भेद सकता हूं। मैंने उनकी कृपाण को अपने करीब आने दिया और जब वे मुझसे केवल 1 हाथ की दूरी पर थे, मैंने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया और 2 कृपाणें मेरे पास से गुजर गईं। पुच्छी, वे मेरे द्वारा उनके हमले को चकमा दिए जाने से स्तब्ध थे, लेकिन जब उन्होंने पुची की आवाज सुनी तो वे होश में आए। पोह पोह पोह। ब्लैक वाइपर स्नेकमैन ने उसकी छाती की ओर देखा तो देखा कि उसकी छाती के अंदर एक सफेद तलवार है और उसके मुंह से लगातार गर्म खून निकल रहा है। न केवल मैंने अपनी तलवार उसके सीने में घुसा दी, बल्कि मैंने सूर्य की आग की एक बड़ी मात्रा भी छोड़ दी, जिससे उसका खून खौल उठा और मारक ऊर्जा ने उसे स्थिर कर दिया। यह मरा नहीं है, लेकिन ये गंभीर रूप से घायल है और ग्रिम जाति की भयानक जीवन शक्ति के बावजूद ऐसी चोटों को ठीक होने में कुछ घंटे लगेंगे। तुम नीच जानवर हो, टेक नामक काले सांप ने दहाड़ते हुए कहा। जब उसने अपने दोस्त को मेरे द्वारा अधमरा अवस्था में पीटा हुआ देखा तो उसने जोर से दहाड़ते हुए हमला किया। इस बार उसका हमला बहुत तेज है, पहले के किसी भी हमले से 2 गुना तेज, लेकिन इसके बावजूद मुझे उससे कोई डर नहीं है। मैंने तेजी से अपनी तलवार दूसरे ब्लैक वाइपर सांप के सीने से बाहर निकाली, क्योंकि जब उसने ग्रिम जाति के राक्षस की छाती को छोड़ा और ग्रिम जाति के राक्षस पर हमला किया तो उसने पचाक ध्वनि की। जहां तक मेरी ओर आ रहे उसके हमले का सवाल है, तो मैंने बस थोड़ा सा झुककर उसे चकमा दे दिया। पुच्छी, एक और पुची ध्वनि गूंजी और जैसे ही वह भूना गया था, उसे अपनी छाती में एक तलवार महसूस हुई और उसके मुंह से उबलता हुआ खून निकल रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि यह कैसे हुआ, क्योंकि हमला इतना तेज था कि उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। धप धप
मैंने ग्रिम जाति के 2 राक्षसों के शरीरों को हल्के से नीचे धकेला और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ऐसा करने के तुरंत बाद मैंने सोफिया और रीना की तलाश की। वे 3 ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ रही थीं। हॉन्फना, मैंने तुरंत उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ सेकंड बाद उन्हें ढूंढ लिया तथा उनकी मदद करने के लिए उनकी ओर जाने ही वाला था कि मैं अचानक रुक गया और मेरे मुंह से जोर से चीख निकल गई। मैंने सोचा था कि सोफिया और रीना उन सभी लड़ने वालों में सबसे बुरी हालत में होंगी, लेकिन मैं बहुत गलत था, क्योंकि वे एक साथ 3 ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ने के बावजूद मेरे सहित यहाँ लड़ने वाले सभी लोगों में सबसे कम घायल हैं। ये सब उनकी त्रुटिहीन टीमवर्क के कारण है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा टीमवर्क कभी नहीं देखा है। यहाँ तक कि चैंपियन के वीडियो में भी मैंने कभी ऐसा प्रवाहहीन टीमवर्क नहीं देखा। युद्ध शक्ति के अनुसार सोफिया और रीना सबसे कमजोर हैं, लेकिन उनकी प्रवाहहीन टीमवर्क को देखते हुए मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि उनके पास कर्नल स्टेज के कुलीन ग्रिम जाति के राक्षस के खिलाफ जाने की क्षमता है, जिससे एम्मा लड़ रही है। उन्हें लड़ते हुए देखना एक सुंदर युद्ध नृत्य की तरह है। उनकी प्रत्येक चाल एक दूसरे की पूरक है और उनकी लड़ाई शैली में कोई अतिरिक्त गति नहीं है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बर्फ और आग के विपरीत गुण होने के बावजूद उनके हमले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके हमलों को बढ़ाते हैं, जो उच्च स्तर 2 नियमों की ताकत से अधिक है। इस विलय के माध्यम से उनके हमलों की ताकत चरम स्तर 2 नियम के बराबर पहुंच गई थी। उनका विलय अभी भी सही नहीं है, अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। यदि वे अपने सम्मेलन को पूर्ण करने में सक्षम थे तो उनकी शक्ति मेरे सिन्फाये के बराबर होगी, जिसमें पीक लेवल 2 नियमों में सबसे बड़ी आक्रामक शक्ति थी। एक साथ लड़ने में इतनी निपुणता प्राप्त करने के लिए उन्हें कई वर्षों तक किसी विशेषज्ञ के अधीन एक साथ लड़ने का प्रशिक्षण लेना होगा। रीना और सोफिया को छोड़कर अन्य लोग लड़ते समय जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। यहाँ तक कि एम्मा, जो आमतौर पर चुपचाप लड़ती है, वह भी लड़ते समय दर्द से चिल्ला रही है। लड़ाई खत्म होने में काफी समय लगेगा और कौन जीतेगा यह अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि वे जिस भी प्रतिद्वंद्वी से लड़ेंगे उसकी ताकत उनके बराबर या उनसे अधिक होगी। FREOMEGA-ABNORMAL.com। इसीलिए मैंने जल्दी से अपनी लाल तलवार ढूंढी और उसे पॉइंट इन्फर्नो से चार्ज कर दिया। अगर कोई भी खतरे में होगा तो मैं उन्हें बचाने के लिए तुरंत हमला करूंगा। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए freewebnovel.com पर जाएं। रीना की तलवार अंततः ब्लैक वाइपर स्नेकमैन की गर्दन काटने में सक्षम हो गई। उसकी तलवार ने ब्लैक वाइपर स्नेकमैन की आधी से अधिक गर्दन काट दी थी। ऐसी चोट के कारण वह कुछ घंटों के लिए अर्धमृत अवस्था में पहुंच गया। एक ब्लैक वाइपर स्नेकमैन के बाहर होने के कारण सोफिया और रीना का जवाबी हमला शेष 2 ग्रिम जाति के राक्षसों के विरुद्ध और अधिक भयंकर हो गया। ग्रिम जाति के राक्षस उनके सामने 2 मुर्गियां बन गए, क्योंकि सोफिया और रीना का हर हमला अपने लक्ष्य पर लगता था। हर मिनट उन्हें दर्जनों चोटें लगती और जुड़वां बहनों की निर्बाध चालों के खिलाफ बचाव का कोई मौका नहीं मिलता। ये देखकर कि जीतना संभव नहीं है, दोनों राक्षस भागने लगे, लेकिन उन्होंने अभी कुछ ही कदम उठाए थे, वे सोफिया और रीना के जबरदस्त हमले से मारे गए। जैसे ही दोनों राक्षसों ने भागना शुरू किया, सोफिया और रीना ने अपनी शक्तियों को संयोजित किया और शक्ति छलांग लगाई, और इससे पहले कि दोनों ग्रिम जाति के राक्षस 5 कदम से अधिक चलते, सोफिया और रीना की बर्फ और आग की तलवार से उनकी खोपड़ियां छेद दी गईं। वाह! मैं उनकी आखिरी चाल देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जिस तरह से उन्होंने अपनी दोनों शक्तियों को एक साथ मिलाया और राक्षसों को मारने के लिए इतनी शक्तिशाली छलांग लगाए, वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। राक्षस मरकर जमीन पर गिर पड़े। ग्रिम जाति के राक्षस अपने दिल में हुए भयंकर घाव से तो बच सकते थे, लेकिन ऐसे खोपड़ी भेदी हमले से बच पाना उनके लिए असंभव था। जब सोफिया और रीना ने चारों ओर देखा तो उन्होंने पाया कि मैंने पहले ही अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी, जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यदि वे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करें तो वे पहले स्थान पर होंगी। हमने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया और चल रहे झगड़ों को देखा। ये बातचीत करने का समय नहीं है। एक साधारण गलती हमारे साथियों की जान ले सकती थी, इसलिए हमने केवल एक दूसरे की ओर सिर हिलाया और झगड़े पर नजर रखी। तीनों मुकाबलों में से जो सबसे करीब है वह है रिची। वह जिन 3 ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ रहा है, वे नेता से नीचे सबसे मजबूत हैं। अगर उनकी ताकत मेरे द्वारा लड़े गए राक्षसों के बराबर होती तो वे रिची से हार जाते। स्लैश स्लैश स्लैश। अचानक मुझे रिची की ओर से तीव्र उतार चढ़ाव महसूस हुआ, और अगली बात जो मैंने देखी वही ये कि उसकी तलवार बहुत तेजी से घूमी और एक ही समय में 3 ब्लैक वाइपर स्नेकमैन की गर्दनें काट दी।
उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि 80% राक्षसों की गर्दनें कट गईं और यदि वह उन्हें जीवित नहीं चाहता होता तो वह आसानी से उनका सिर धड़ से अलग कर देता। कितना प्रभावशाली कदम है, मैंने मन ही मन कहा। रिची की तलवार की गति इतनी बढ़ गई कि मैं भी अपनी तीक्ष्ण इंद्रियों से उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था जो कि हत्या नियम ने मुझे दिया था। ये चाल इतनी शक्तिशाली है कि मैं भी इससे मारा जा सकता हूँ, लेकिन इसकी अपनी कीमत है क्योंकि रिची ने इस चाल का इस्तेमाल करने के बाद वह पीला पड़ गया और उसे अपना रंग वापस पाने के लिए कुछ औषधियां पीनी पड़ी। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वह चाल क्या है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी गति और शक्ति किसी कौशल द्वारा नहीं दी जा सकती, भले ही वह उच्च स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल ही क्यों न हो। लेकिन मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि किसी के लिए तुरुप का पत्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंततः मैंने मन ही मन कहा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि यातनापूर्ण पीड़ा स्पष्ट गति से कम हो रही है और मैं अंततः ब्लैक वाइपर सर्पमानव के विष के प्रत्येक कण को जलाने में सक्षम हो गया हूं। मैं न केवल लड़ाई देख रहा था, बल्कि मैं अपनी आधी एकाग्रता लड़ाई देखने पर लगा रहा था, जबकि बाकी आधी एकाग्रता ब्लैक वाइपर स्नेकमैन के जहर को जलाने पर थी। वह काला लाल जहर वास्तव में लचीला था। ये सामान्य ब्लैक वाइपर स्नेकमैन के विष से 10 गुना अधिक लचीला है, यही कारण है कि इसे जलाने में मुझे इतना समय लगा। अब केवल और बेन ही अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए बचे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। एम्मा का प्रतिद्वंद्वी ताकत के मामले में उसके बराबर है और बेन 2 राक्षसों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। वे दोनों बहुत ही तीव्रता से लड़ रहे थे। तभी बेन से लड़ने वाले राक्षस ने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि उसके सभी साथी मर चुके हैं। ये देखकर वह चौंक गया। उसने सोचा कि मरने वाले लोग नीच मनुष्य होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। पुछ, नेता, सभी मर चुके हैं। ब्लैक वाइपर स्नेकमैन चिल्लाया, लेकिन उसे अपनी चेतावनी की कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उसके ध्यान भटकाने से बेन को उसे मारने का एक अच्छा मौका मिल गया। वह मारा गया, लेकिन उसकी चीख 2 बचे हुए ब्लैक वाइपर स्नेकमैन ने सुन ली, जो चीख सुनकर भागने लगे। ब्लैक वाइपर स्नेकमैन का नेता सोफिया और रीना की ओर भागा, जबकि दूसरा जो बेन से लड़ रहा था वह रिची की ओर भागा। ये देखकर मैं बहुत निराश हो गया। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम एक राक्षस मेरी ओर आएगा, भले ही वह नेता होता। मुझे विश्वास था कि मैं एम्मा के आने तक उसे रोक पाने में सक्षम होता। मरना, बेवकूफ। ब्लैक वाइपर स्नेकमैन का नेता काफी चतुर था और सोफिया और रीना को सबसे कमजोर समझकर उनकी तरफ भागा। वह न केवल भागा बल्कि उसने हमला भी किया और जाने से पहले उन्हें मारने की सोच रहा था। अगर उसने पहले उनकी लड़ाई देखी होती तो वह ऐसी गलती नहीं करता। धमाक, पुच्छी। सोफिया और रीना ने तेजी से अपने हमले तेज कर दिए और ब्लैक वाइपर स्नेकमैन नेता के हमले को विफल कर दिया, जिससे एम्मा को नेता के दिल को साफ साफ भेदने का मौका मिल गया। जहां तक दूसरे का सवाल है, रिची ने अपनी तलवार को मारकर ग्रिम जाति के राक्षस को पीछे धकेल दिया, जिससे बेन को उसे मारने का मौका मिल गया। ये वास्तव में एक रोमांचक मुकाबला था। एक समय तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों ने उन्हें अपने आप ही समाप्त कर दिया। टीम लीडर ने हमेशा की तरह मुकाबला समाप्त होने के तुरंत बाद कहा। हम सब ने मुझे घूर कर देखा, खासकर मैंने। जहर की काली और लाल गेंद के मुझ पर लगने के बाद मेरा दिमाग चरम सीमा पर पहुंच गया था। अगर यह थोड़ा और तीव्र होता तो मेरा दिमाग निश्चित रूप से टूट जाता और मैं सब्जी बन जाता। ये लड़ाई आपके लिए बहुत अच्छी रही। मैं इस लड़ाई के दौरान आप सभी में आए सुधार को देख सकता हूं। अगर आप इस तरह की लड़ाई लड़ते रहे तो आप में जबरदस्त सुधार आएगा, मैं आपको बताता हूं। वह हमारी नजरों को अनदेखा करते हुए आगे कहता है। जब हमने उनकी बातें सुनी तो हमारी निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सच है। इस लड़ाई के दौरान मैंने जबरदस्त सुधार किया है। मैंने जो 5 मोहरे बनाई हैं, उनसे मेरी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। न केवल मैं, बल्कि मैं सभी की युद्ध शक्ति में वृद्धि को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं और सबसे अधिक प्रगति सोफिया और रीना ने की है। मैं उनकी युद्ध शक्ति में पर्याप्त वृद्धि महसूस कर सकता हूं। केवल 2 चीजें ही इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण प्रगति करने में मदद कर सकती हैं, एक सर्वोच्च युद्ध अभ्यास और दूसरा शासन शक्ति की समझ में उन्नति। ये देखकर कि टीम लीडर अब दोबारा नहीं दौड़ रहा है, हम सब ने राहत की सांस ली, क्योंकि बिना थोड़ा आराम किए हमारे लिए एक और लड़ाई लड़ना काफी मुश्किल होगा। freewebnovel_com। सभी ने उन ग्रिम राक्षसों से प्राप्त जादुई क्रिस्टल का उपयोग करना शुरू कर दिया जिन्हें हमने मार डाला था। मैंने अब तक लड़ी गई 2 लड़ाइयों में कुल 3 कुलीन मेजर स्टेज ग्रिम जाति के राक्षसों को मार डाला है। मैंने प्रयोग के लिए 2 का उपयोग करते हुए 1 से जादुई क्रिस्टल प्राप्त करने का निर्णय लिया है।
मैंने मृत ग्रिम जाति के राक्षसों पर रूनिक डिस्क को लगाया और उन दो की ओर चला जो अर्धमृत अवस्था में थे, जबकि मौलिक क्रिस्टल का उपयोग करने के अपने प्रयोग के लिए दो ब्लैक वाइपर स्नेकमैन पर पॉइंट इन्फर्नो का उपयोग करने के लिए अपनी तलवार को चार्ज किया। freewebnovel.com। दोनों राक्षस पहले से ही गंभीर चोटों के कारण बेहोश थे, इसलिए मुझे उन पर बिंदु नरक का उपयोग करने से पहले उन्हें बांधने की आवश्यकता नहीं थी। मैं नीचे झुका और ग्रिम जाति के राक्षसों के शरीर और नसों की स्थिति की जांच की, क्योंकि केवल उस तक पहुंचने के बाद ही मैं उसकी अंधेरी ऊर्जा को मौलिक प्रकार की डार ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सही मात्रा में शक्ति जारी करने में सक्षम हो पाऊंगा। पुच्छी एस्टा मिनविट की जांच कर रहा था। मैं खड़ा हुआ और उसकी मैना नसों के नेटवर्क के केंद्र के ऊपर तलवार तान दी और पॉइंट इन्फर्नो की शक्ति को समायोजित करने के बाद मैंने नीचे दबाया। जैसे ही मेरी तलवार की नोक उसके मन शिराओं के केंद्र में घुसी, मैंने बिंदु नरक को छोड़ दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, वह राक्षस जीवित बाहर आ गया और चीखने लगा। उसकी सीमें इतनी तेज थी कि मेरे कान भिनभिनाने लगे। मुझे उसकी चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उसके मैना नेटवर्क के केंद्र से फैलती लावा जैसी लाल रेखाओं पर था। अभी सब कुछ ठीक है, जैसा कि शुरुआत में हमेशा होता है। सफलता और असफलता के लिए मैं तभी सोचूंगा जब लाल रेखाएं उसकी जादुई नसों के 70% से अधिक हिस्से को कवर कर लेंगी। समय बीतता गया और अचानक राक्षस के शरीर से धुआं निकलने लगा। फिर से असफलता। मैंने सोचा, अब तक मैंने 10 से ज्यादा ग्रिम जाति के राक्षसों पर प्रयोग किया है, लेकिन एक भी बार मैं सफल नहीं हो पाया। मैं थोड़ा निराश हूं, लेकिन निराश नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ग्रिम जाति के राक्षसों के सैकड़ों शरीरों पर अभ्यास करने की जरूरत होगी, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। मैंने ये प्रक्रिया फिर दूसरे राक्षस पर दोहराए और फिर असफल रहा, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। इस मुस्कुराहट का ब्लैक वाइपर सर्पमानव पर मेरे प्रयोग की सफलता या असफलता से कोई संबंध नहीं था, बल्कि यह मेरे चेहरे पर ग्रिम प्रजाति के राक्षस की पीड़ादायक चीखें सुनने के कारण थी। शायद 1 मिनट से भी कम समय के लिए उसने वह पीड़ा अनुभव की थी जो उसने मुझे पहले दी थी, और उसे दर्द से तड़पते और चीखते हुए देखकर मुझे सचमुच खुशी महसूस हुई। प्रयोग विफल हो गया है, लेकिन उनके शरीर पूरी तरह से बेकार नहीं है, क्योंकि उनसे अभी भी मैना क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। बस मुझे इससे जो राशि मिलेगी वह मूल शरीर की तुलना में आधी है। आप लोग आधे घंटे तक आराम करें, उसके बाद हम इस क्षेत्र के आसपास शिकार करना जारी रखेंगे। टीम लीडर ने ग्रिम जाति के राक्षसों से मैना क्रिस्टल की कटाई समाप्त करने के बाद कहा। हम सभी ने अपने प्रिय टीम लीडर को उनके विचार के लिए धन्यवाद दिया और आधे घंटे तक आराम किया। आराम करने के बाद हमने फिर से शिकार करना शुरू कर दिया। हमने पूरे दिन में ग्रिम मॉन्स्टर की कुल 6 टीमों से मुकाबला किया, जो अब तक का सबसे अधिक मुकाबला था, और मैंने कुल 9 मेजर स्टेज मॉन्स्टर्स से मुकाबला किया। वे सभी कुलीन थे। 6 लड़ाइयों में मैंने 3 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें मेरे प्रतिद्वंद्वी 2 प्रमुख मंचीय कुलीन ग्रिम जाति के राक्षस थे, और मेरी पहली लड़ाई के विपरीत, जहां मुझे लड़ाई खत्म करने में लगभग 50 मिनट लगे थे। हालांकि 50 मिनटों में से अधिकांश समय मैं दर्द से तड़पता और चिल्लाता रहा था। अन्य 2 लड़ाइयां ऐसा कहा जा सकता है कि मैंने काफी तेजी से खत्म कर ली। ये कहा जा सकता है कि मेरी ताकत बढ़ने के साथ ही लड़ाई पूरी तरह एक तरफा हो गई थी, जिससे मैंने 2 मिनट के भीतर उनमें से 2 को खत्म कर दिया था। मैं 3 प्रमुख स्टेज एलिट ग्रिम रेस राक्षसों से लड़ना चाहता हूं या कर्नल स्टेज ग्रिम रेस राक्षस से लड़कर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। पूरे दिन में हमने कभी भी ग्रिम रेस राक्षसों की एक टीम का सामना नहीं किया, जिसमें 11 से अधिक ग्रिम रेस राक्षस थे, इसलिए मेरे पास 3 कुलीन प्रमुख चरणों ग्रिम रेस राक्षसों से लड़ने का कोई मौका नहीं था, और अन्य कुलीन कर्नल चरणों के राक्षस जिन्हें हमने सामना किया था, रिची द्वारा लिया गया था, इसलिए मेरे पास उससे लड़ने का मौका था। फिर भी मैं इतना निराश नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले दिनों में मुझे उनसे मुकाबला करने का मौका मिलेगा। अब हमारा शिकार समाप्त हो गया है और हम कैवेंडिश किले की ओर लौट रहे हैं, और हर किसी के चेहरे पर उत्साह देखा जा सकता था। यह आज के सफल शिकार या ताकत में स्पष्ट वृद्धि के कारण नहीं है। हमारे चेहरों पर उत्साह इसलिए है क्योंकि हम सुबह के विषय अफेरियन अंतरिक्ष खंडहर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि यह अंतरिक्ष क्षेत्र होता तो हम सभी इतने उत्साहित नहीं होते, क्योंकि ये क्षेत्र केवल प्राकृतिक चीजें हैं। इनमें ऐसी कलाकृतियां और विधियां नहीं हैं जो किसी के भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकें। हालांकि हर खंडहर में भाग्य बदलने के अवसर नहीं होते या हर कोई उन्हें पा नहीं सकता, लेकिन हमेशा एक मौका होता है, और उस मौके के लिए हजारों लोग इसके लिए पागल हो गए।
आप जानते हैं, मैंने उनसे एफेरियन खंडहर के बारे में और अधिक बताने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने मुझे गिल्ड के डेटाबेस में इसके बारे में देखने के लिए कहा। क्या इससे उसे दुख होता यदि उसने मुझे एफेरियन खंडहर के बारे में और अधिक बताया होता? सोफिया ने अपने भाई के उस मित्र के बारे में कहा जिसने उसे एफेरियन खंडहर के उद्घाटन के बारे में बताया था। आपको उसे कोसने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि इसे जनता के लिए जारी करने से पहले इसके कई उपयोग हैं, जैसे कि इसके बारे में जानकारी खरीदना। जैसा कि आप जानते हैं, गिल्ड आपको किसी भी चीज के बारे में बुनियादी जानकारी मुफ्त में प्रदान करता है, लेकिन यदि आप विस्तृत रिपोर्ट चाहते हैं तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। टीम लीडर ने कहा। हम सभी ने सिर हिलाया और सभी जानकारी गिल्ड की सूचना पुस्तिका में मौजूद थी। फिलहाल अफेरियन गिल्ड के बारे में जानकारी बहुत सस्ती है और आप इससे योग्यता अंकों और कुछ मैना क्रिस्टल के साथ खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार खबर सामने आने के बाद जानकारी की कीमत आसमान छू जाएगी, जो मेरे लिए थोड़ी महंगी होगी, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, टीम लीडर ने कहा। टीम लीडर की बातें सुनकर सोफिया खुश हो गई और उसने अपने भाई के दोस्त को कोसना बंद कर दिया जो वह अब तक कर रही थी। हमें चौकी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और अधिकांश समय के विपरीत जब हम चौकी के द्वार पर अलग हो जाते थे, इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि हम सभी के मन में एक ही गंतव्य था और वह था गिल्ड। जल्द ही हम गिल्ड के प्रवेश द्वार पर उतरे और उस कमरे की ओर चले गए जो हमारी टीम को आवंटित किया गया था। प्रत्येक टीम को उनके शिकार की योजना बनाने और एक साथ इकट्ठा होने के लिए गिल्ड से कमरा आवंटित किया गया है। जल्द ही हम अपने आवंटित कमरे में पहुंच गए और अपने होलोवॉच को गिल्ड के सर्वर से जोड़ दिया। टिंग। जैसे ही मेरा होलोवॉच गिल्ड के सर्वर से जुड़ा, मैंने एफेरियन रूइन टाइप किया और खोजने के लिए टैप किया। जल्द ही परिणाम मेरे सामने प्रक्षेपित हो गया और बिना किसी देरी के मैंने अपने बेहद उत्साहित दिल से पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एफेरियन द्वितीय श्रेणी का खंडहर है जो पहले भी 2 बार दिखाई दिया था और इसका केवल आधा भाग ही खोजा जा सका है, जबकि शेष आधा भाग अभी भी अज्ञात है। जहां तक एफेरियन खंडहर की बात है तो इसका उल्लेख मुफ्त जानकारी में नहीं किया गया है। खंडहर की खोज करना बहुत खतरनाक मामला है, कई लोगों ने इसके अंदर अपनी जान गंवा दी। खंडहरों के अंदर कई प्रकार के खतरे मौजूद हैं, खतरनाक राक्षसों के लिए रूनिक प्रतिबंध, लेकिन वे वहां सबसे बड़ा खतरा नहीं है। खंडहरों में सबसे बड़ा खतरा ग्रिम जाति है। ग्रिम जाति भी खंडहरों की यात्रा कर सकती है। हमारी तरह वे भी खंडहर से जुड़ सकते हैं और उनके पास अग्रिम ज्ञान और संसाधन होने के कारण उनके सदस्य हमेशा हमसे महान होते हैं। यही कारण है कि जब भी बर्बादी शुरू होती है तो मानव जाति और ग्रिम जाति के बीच हमेशा भारी रक्तपात होता है। कोई भी नहीं चाहता कि दूसरों को बर्बादी से कुछ भी हासिल हो। यही कारण है कि खंडहरों में सबसे खतरनाक चीज रूनिक प्रतिबंध या वहां मौजूद राक्षस नहीं है, बल्कि ग्रिम जाति है जिनसे हम लगातार लड़ते हैं। लेकिन ये जानते हुए भी कि खंडहर अत्यंत खतरनाक है, लोग पागलों की तरह वहां जाते हैं ताकि वे भाग्य बदलने का मौका प्राप्त कर सके, और भले ही उन्हें भाग्य बदलने का अवसर न मिले, लेकिन खंडहर के अंदर जीवित रहने से उनकी ताकत अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी। केवल वे ही लोग खाली हाथ लौटेंगे जो अत्यंत दुर्भाग्यशाली होंगे। आप में से किसी ने सूचना नहीं खरीदी, है ना? टीम लीडर ने अचानक पूछा। हम सभी ने अपना सिर हिलाया और प्रक्षेपण से ऊपर देखा। क्यों? सोफिया ने पूछा। टीम लीडर ने यह सवाल यूं ही नहीं पूछा होगा, क्योंकि यह लेवल 2 खंडहर है और लेवल 2 खंडहर में प्रवेश करने के लिए आप सभी को गिल्ड के लेवल 3 चैलेंज को पारित करने की ताकत की आवश्यकता है। टीम के नेता ने कहा। स्तर 3 चुनौती, इसे पार करने के लिए हमें कितना मजबूत होना चाहिए? हम जानते हैं कि गिल्ड के पास 9 मुकाबला चुनौतियां थीं और कुछ प्रतिबंधित स्थानों पर जाने के लिए जैसे खंडहर में प्रवेश करना या कुछ अन्य चीजें करना जैसे कि मध्य क्षेत्र में जाना। हमें ऐसा करने के लिए ताकत की आवश्यकता है, अन्यथा हम वहां जाकर अपनी जान गंवा देंगे। इसीलिए गिल्ड ने चुनौती की स्थापना की थी जो 9 स्तरों में विभाजित है। केवल अपनी ताकत साबित करने के बाद ही गिल्ड हमें अनुमति देगा ताकि हम बेकार में अपना जीवन न खोएं। इस समय आप सभी में पहली चुनौती को पार करने की ताकत है, लेकिन दूसरी और तीसरी चुनौती को पार करने के लिए आप लोग बहुत आगे हैं। और जहां तक आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि तीसरी चुनौती को पार करने के लिए आपको कितनी ताकत की आवश्यकता है, तो आपको केवल एलीट ब्रिगेडियर स्टेज ग्रिम रेस राक्षस को हराने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप उस महंगी जानकारी को खरीदने से पहले सोचें, टीम लीडर ने कहा। एलीट ब्रिगेडियर स्टेज ग्रिम रेस मॉन्स्टर को हराना मेरे लिए फिलहाल असंभव है।
मैं एलीट कर्नल स्टेजग्रिम रेस मॉन्स्टर से बिना हारे लड़ सकता हूं और अगर किस्मत अच्छी रही तो उसे हरा भी सकता हूं, लेकिन एलीट ब्रिगेडियर स्टेजग्रिम रेस मॉन्स्टर को हराना बिल्कुल अलग बात है। नाइट के चरणों के अंतिम 3 चरण बहुत शक्तिशाली हैं, शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, जो नाइट चरण के अन्य 9 चरणों में ताकत की वृद्धि के साथ अतुलनीय है। ब्रिगेडियर चरण के कुलीन ग्रिम रेस राक्षस को हराने के लिए न केवल मुझे बहुत सारे लड़ाई के अनुभव की आवश्यकता होगी, बल्कि मुझे कम से कम 5 और मुहरों का निर्माण करने और अपने नियम की समझ को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी, तभी मेरे पास मौका होगा। जैसा कि सोफिया ने कहा था कि खबर खंडहर खुलने से 1 महीने पहले सार्वजनिक हो जाएगी, इसलिए आपके पास अभी भी 4 दिन हैं ये सोचने के लिए कि जानकारी खरीदनी है या नहीं। टीम लीडर ने कहा। टीम लीडर, क्या हम अपनी ताकत इतनी बढ़ा सकते हैं कि हम 1 महीने में तीसरी चुनौती को हरा सकें? मैंने टीम लीडर से पूछा। कुछ भी असंभव नहीं है, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यदि आपने अपने सुधार की गति बनाए रखी, तो आप लोग दूसरी चुनौती को पार करने में सफल होंगे, तब तक मैं आपको प्रशिक्षित करना समाप्त कर दूंगा। प्रशिक्षक ने कहा। इसका मतलब यह है कि यदि हम वर्तमान गति से सुधार करते रहे तो हम निश्चित रूप से 11 दिनों में दूसरी चुनौती को पार कर लेंगे और हमारे पास प्रशिक्षण के लिए फिर से 3 सप्ताह का समय होगा। सचमुच? सोफिया ने उत्साह से पूछा। प्रशिक्षक ने सिर हिलाकर सहमति जताई। एक और विकल्प भी है, वह है गिल्ड को छोड़ना और एडवेंचरस पैराडाइज से अनुमति प्राप्त करना। इसके लिए आपको केवल लेवल 8 तक पहुंच की आवश्यकता है, जो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी। प्रशिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर हम सभी ने अपना सिर हिलाया। गिल्ड को छोड़ना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा क्योंकि इसका मूल्य किसी खंडहर से कम नहीं है और हमें ऐसा चरम विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी भी आशा है। टीम लीडर, क्या हम अब गिल्ड चुनौती का प्रयास कर सकते हैं? सोफिया ने पूछा। आप प्रयास कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को सप्ताह में 1 मौका मिलता है, इसलिए आप प्रयास कर सकते हैं। प्रशिक्षक ने उत्तर दिया, जिस पर सोफिया ने अपनी होलोवॉच पर जोर जोर से टैप करना शुरू कर दिया। यह उपलब्ध है और इसके लिए कोई प्रतीक्षा पंक्ति नहीं है, सोफिया ने उत्साहपूर्वक कहा और फिर हमसे पूछा कि क्या हम भी इसे आजमाना चाहेंगे, जिसके उत्तर में हमने सिर हिलाकर सहमति जताई। हम तुरंत चुनौती के लिए निकल पड़े क्योंकि एफेरियन खंडहर के बारे में पढ़ने के लिए हमने वहां उपलब्ध सभी निःशुल्क जानकारी पढ़ी। जल्द ही हम उस हॉल में पहुंच गए जहां चुनौती पूरी होती है। बस आपको अपने गिल्ड बैच को स्कैन करना होता है और कमरे के अंदर प्रवेश करना होता है। मैंने इस चुनौती के बारे में पहले भी पढ़ा है और इसके बारे में जानकर मुझे काफी आश्चर्य हुआ क्योंकि इसमें किसी भी भौतिक प्रतिद्वंद्वी से लड़ना नहीं पड़ता। इसके अंदर एक विशेष क्रिस्टल है। एक बार जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह आपकी चेतना को एक बिल्कुल अलग स्थान पर स्थानांतरित कर देगा जहां आप अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ेंगे। हर किसी का सामना करने वाला प्रतिद्वंद्वी अलग होता है। ऐसा कहा जाता है कि वहां 10,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के प्रतिद्वंद्वी दर्ज हैं। इसलिए हर बार जब कोई गिल्ड चुनौती को चुनौती देता है तो उसे एक अलग प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ेगा। केवल एक चीज जो सामान्य होगी वह है हर स्तर पर आपके प्रतिद्वंद्वी की ताकत। विरोधियों की ताकत एक जैसी होगी लेकिन उनकी लड़ने की शैली अलग अलग होगी। ये पहली चुनौती से लेकर 9वीं चुनौती तक एक समान होगी। एस क्लास गिल्ड वास्तव में कुछ खास है। इस प्रकार का उपकरण केवल एस क्लास गिल्ड के पास ही है। यहाँ तक कि साहसिक स्वर्ग में भी इस तरह के सचेत ड्राइंग उपकरण नहीं है। मैं पहले प्रयास करूंगी, सोफिया ने कहा और किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की क्योंकि यह सुझाव देने वाली वही थी। जब सोफिया अंदर थी, हम सभी इस चुनौती के बारे में जो कुछ जानते थे उस पर चर्चा करते रहे। हम अभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सोफिया को चुनौती पूरी करने में कितना समय लगेगा। तभी सोफिया थोड़े उदास भाव के साथ दरवाजे से बाहर चली गई। हम सभी उसे इतनी जल्दी बाहर आते देख आश्चर्यचकित हो गए, जबकि मुश्किल से 5 मिनट ही बीते थे। तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? मैंने भी बाकी लोगों की तरह उत्सुकता से पूछा। जल्दी? मैं कम से कम 1 घंटे से वहां थी, सोफिया ने कहा। नहीं, आप मुश्किल से 5 मिनट ही अंदर रहे थे, एम्मा ने कहा, जिससे सोफिया चौंक गई और उसने जल्दी से अपनी होलोवॉच की ओर देखा। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल सीएम, ये कैसे संभव है? सोफिया ने फुसफुसाते हुए कहा और हम सब भी भ्रमित हो गए क्योंकि इसमें 5 से 10 मिनट का अंतर हो सकता है लेकिन 1 घंटे का, ये बहुत ही भ्रामक लग रहा था। हम शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से लड़ रहे हैं। हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर से कई गुना तेज है, इसीलिए वह क्रिस्टल के अंदर 1 घंटे तक लड़ती रही लेकिन बाहर मुश्किल से 5 मिनट ही बीते थे। मॉन रीना ने अपनी मधुर आवाज में समझाया। OAT हिंदी, अध्याय 396 काला लाल जहर प्रशिक्षण आए।
पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को छोटे से कमरे में पाया, बैंगनी क्रिस्टल के सामने बैठा हुआ। स्नो वुल्फमैन की शक्ति अद्भुत थी, विशेष रूप से वह बर्फ तत्व शक्ति जिसने मुझे इतनी बुरी तरह से जमा दिया था कि सनफायर भी उसे पिघलाने में अप्रभावी हो गया था। मुझे खुद को शांत करने में थोड़ा समय लगा क्योंकि यह मृत्यु को अनुभव करने का मेरा सबसे निकटतम अनुभव था। मैं सचमुच अंदर से मर गया क्योंकि मुझे एक पल के लिए दर्द महसूस हुआ और फिर मैं बेहोश हो गया। हालांकि यह नकली मौत थी, फिर भी इसने मुझे काफी आघात पहुंचाया। पर्याप्त रूप से शांत होने के बाद मैंने अपनी होलोवॉच की जांच की, ये देखने के लिए कि अभी केवल 8 मिनट ही हुए हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से बैंगनी क्रिस्टल के अंदर 1 घंटे से अधिक समय तक संघर्ष किया था। चेतना वास्तव में भौतिक की तुलना में अधिक तेज है। मैं उनके चेहरों पर वह भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जब मैं उन्हें स्नो वेयरवुल्फ के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताऊंगा। मैंने कमरे से बाहर निकलते हुए सोचा। कैसा था? सोफिया ने मेरे बाहर आते ही पूछा। अद्भुत, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिससे सभी चौंक गए। क्या तुमने दूसरे प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया है? सोफिया ने संकोच से पूछा। उसने स्वयं दूसरे प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अनुभव किया था और जानती थी कि वे कितने शक्तिशाली हैं, इसलिए जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक अद्भुत लड़ाई लड़ी, तो उन सभी ने सोचा कि मैंने दूसरे प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया है। मैंने इस पर अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत बुरी तरह पीटा गया था, मैंने एक हंसी के साथ कहा, जबकि मुझे लड़ाई के दौरान मिली सबसे बुरी पिटाई याद आ रही थी। मेरा जवाब सुनकर मैं उनके चेहरों पर शांति लौटती देख सकता था, खासकर सोफिया और बेन के चेहरे पर। टीम लीडर ने कहा था कि हमारी टीम में ऐसा कोई नहीं है जो दूसरे प्रतिद्वंद्वी को हरा सके, और अगर मैं हरा देता तो मैं अब तक अपनी ताकत छिपा रहा था कि मैं दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हूं। यद्यपि सभी लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे इरादे रखते हैं, लेकिन यदि मैं दूसरों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हूं और उनके लिए उस स्तर तक पहुंचना कठिन है, तो यह स्पष्ट है कि आपके आसपास के लोग ईर्ष्या महसूस करेंगे। यदि सोफिया ने वही कहा होता जो मैंने एक क्षण पहले कहा था, तो मुझे भी कुछ क्षणों के लिए ईर्ष्या महसूस होती। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक बात है। तो फिर तुम खुश क्यों हो? सोफिया ने जोर से पूछा। उसे लगा कि मैंने जानबूझकर उसके साथ मजाक किया है। मैं खुश हूं क्योंकि मेरा दूसरा प्रतिद्वंद्वी विशेष ग्रिम रेस मॉन्स्टर था, या यूं कहें कि एक स्नो वेयरवुल्फ, मैंने हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर वे सभी हैरान हो गए। क्या? उन सभी ने एक स्वर में कहा और उनके चेहरों पर स्पष्ट ईर्ष्या झलक रही थी, विशेष रूप से सोफिया और बेन के चेहरों पर, जिसे देखकर मुझे बहुत आनंद आया। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? बेन ने पूछा, जिस पर मैंने अपना सिर हिला दिया। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, सोफिया ने धीरे से कहा। उसके बाद उन सभी ने मुझसे बर्फीले वेयरवुल्फ के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिससे मुझे सभी के सवालों का जवाब देने में 15 मिनट लग गए। मैं अब चलता हूँ, रिची ने कहा, और यह कहते हुए कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है, वह दरवाजे की ओर चला गया। रिची ने 11 मिनट का समय लिया और जब वह वापस आया तो वह बेन और सोफिया की तरह थोड़ा उदास था। उसे दूसरे चैलेंजर के लिए बहुत कम उम्मीद थी क्योंकि वह एम्मा और उसके ट्रम्प कार्ड को छोड़कर हर किसी से अधिक मजबूत था, लेकिन अंत में वह असफल रहा। उसके बाद एम्मा ने अपनी बारी ली और 16 मिनट बाद वापस आए। उसने रिची से 5 मिनट अधिक समय लिया और उसका परिणाम सभी के समान ही था कि वह दूसरी चुनौती को हरा पाने में सक्षम नहीं थी। लेकिन उसके लिए ये दूसरों से थोड़ा अलग था क्योंकि उसे लगा कि उसकी प्रतिद्वंद्वी उससे थोड़ी अधिक मजबूत है और अगले सप्ताह जब वह उससे मुकाबला करेगी तो वह उसे हरा सकेगी। अब सभी की बारी खत्म हो गई है और केवल रीना बची है। वह वाकई बहुत धैर्यवान लड़की है। हर कोई चुनौती को लेकर उत्साहित था और सबसे पहले जाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह अलग थी। वह बस उसी जगह पर रही जब से हम वेटिंग रूम में दाखिल हुए। खैर, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका व्यक्तित्व इतना धैर्यवान नहीं है, जबकि आपके पास सोफिया जैसी जुड़वा बहन है जो हर चीज में अति सक्रिय है। यदि उसकी जगह दुनिया का सबसे अधीर व्यक्ति भी होता तो वह भी सोफिया के साथ अधिक समय तक रहने पर धैर्य विकसित कर लेता। रीना ने आखिर में अपनी बारी ली और 5 मिनट बाद वापस आए। उसने सोफिया के बराबर ही समय लिया। दोनों की ताकत एक जैसी थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों को लड़ाई खत्म करने में एक ही समय लगा। गिल्ड की चुनौती पूरी करने के बाद हम सभी ने गिल्ड में ग्रिम जाति के राक्षस से प्राप्त सामग्री जमा करने के बाद अपने अपार्टमेंट की ओर प्रस्थान किया। मैंने रीना और सोफिया को अलविदा कहा और अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने उतर गया।
जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, सबसे पहले मैंने स्नान किया। ब्लैक वाइपर स्नेकमैन के साथ जो कुछ मैंने अनुभव किया था, उसके कारण आज मैं बहुत गंदा हो गया था। काफी देर तक स्नान करने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे और ऐशलिन दोनों को बहुत भूख लगी थी और 1 घंटे बाद हमने उसके साथ चुपचाप खाना खाया। लेटकर मैंने अपनी रात्रिकालीन गतिविधियां शुरू कर दी, जैसे दिन भर में प्राप्त सभी नोटिफिकेशन देखना, समाचार पढ़ना, किताबें पढ़ना और शोध करना। 10 बजे मैंने अपनी होलोवॉच पर किताब बंद कर दी और बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट अभ्यास करने के लिए अपने अंडरवियर को छोड़कर बाकी कपड़े उतारने शुरू कर दिए। केवल एक दिन के समय में मैंने सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और बॉडी क्लींजिंग तकनीक में बड़ी प्रगति की थी। बॉडी क्लींजिंग तकनीक में मैं दूसरे माइनर क्लींजिंग तक पहुंचने में सक्षम था और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में मैं ब्लैक वाइपर स्नेकमैन से लड़ते हुए 5 सील बनाने में सक्षम था। अब मैं आज रात थोड़ी प्रगति करना चाहता हूं और जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर स्तर पर पहुंचना चाहता हूं, और इस विचार के साथ मैंने बॉडी क्लीनिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का प्रदर्शन और प्रसार करना शुरू कर दिया। पहले कुछ आसन जो बहुत सहज लगते थे, बाद में थोड़े कठोर लगने लगे। पहले तो मुझे इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने कुछ और आसन किए तो मुझे इसका कारण समझ में आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 5 मुहरों के कारण मेरी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन इससे मेरी मांसपेशियां थोड़ी कठोर भी हो गई थी। लेकिन ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज के इस सत्र के बाद वे फिर से लचीली हो जाएंगी। मैं अपनी मानसिक इंद्रियों को अपने अंदर बंद रखते हुए, चमत्कारी फल की ऊर्जा की गति को जांचते हुए भ्रमण करना और आसन करना जारी रखता हूं। चमत्कारी फल की ऊर्जा से मुझे पिछले कुछ दिनों से सिर दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था। बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्परिवर्तन क्यों रुक गया। यह उसके द्वारा खाए गए भोजन के कारण हुआ। वर्तमान में ये जो बरसेक ऊर्जा खा रहा है वह मॉन्स्टर स्टेज मॉन्स्टर कोर से है। अतीत में यह उत्परिवर्तन के लिए पर्याप्त था क्योंकि यह इसके कारण 2% तक बढ़ने में सक्षम था, लेकिन अब यह उत्परिवर्तन के बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसे कुछ और चाहिए। मास्टर स्टेज मॉन्स्टर कोर द्वारा प्रदान की गई बरसेक ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्तिशाली कुछ। वर्तमान में जो बरसेक ऊर्जा खा रहा है वह मॉन्स्टर स्टेज मॉन्स्टर कोर से है। अतीत में यह उत्परिवर्तन के लिए पर्याप्त था क्योंकि यह इसके कारण 2% तक बढ़ने में सक्षम था, लेकिन अब यह उत्परिवर्तन के बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसे कुछ और चाहिए। मास्टर स्टेज कोर द्वारा प्रदान की गई बरसेक ऊर्जा की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में इस समस्या के बारे में नहीं सोचा। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन जब तक मैंने आज 5 मुहरें नहीं बना ली तब तक मैं कुछ भी करने में असमर्थ था। आज तक मैं मास्टर स्टेज मॉन्स्टर कोर बरसेक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था क्योंकि मेरा शरीर लेफ्टिनेंट स्टेज मॉन्स्टर कोर बरसेक ऊर्जा को संभाल नहीं सकता। मैंने 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट स्टेज मॉन्स्टर कोर का एक बहुत छोटा टुकड़ा खाया था और इससे मुझे काफी चोट लगी थी क्योंकि इसके अंदर की बेरसेक ऊर्जा काफी तीव्र थी। कमजोर शरीर के कारण मैं लेफ्टिनेंट चरण की निडर ऊर्जा को संभालने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम लड़ाकू अभ्यास के 5 मुहरों के साथ मेरा शरीर लेफ्टिनेंट चरण राक्षस कोर के अंदर निडर ऊर्जा को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो गया था। मैं आज लेफ्टिनेंट स्टेज मॉन्स्टर कोर खाना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर मास्टर स्टेज कोर था और मैं इसे दिन के अंत तक पूरी तरह से खर्च करने में सक्षम था, और इसलिए मैं कल से लेफ्टिनेंट स्टेज मॉन्स्टर कोर खाने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि लेफ्टिनेंट चरण राक्षस कोर ऊर्जा चमत्कार फल ऊर्जा को संतुष्ट करेगी क्योंकि केवल 2% उत्परिवर्तन के साथ इसकी खाने की गति इसकी मूल गति से 20% बढ़ गई है, जो एक बहुत बड़ी वृद्धि है। यदि इसका उत्परिवर्तन 10% तक पहुंच जाए तो खाने की गति 100% बढ़ जाएगी, जो मूल गति से दोगुनी है। मैं अपने सुप्रीम कॉम्बैट अभ्यास को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए बॉडी क्लींजिंग तकनीक के आसन करता रहा। जब मैं शरीर को साफ करने वाले व्यायाम की 21वीं मुद्रा कर रहा था, मुझे अपने शरीर के अंदर कुछ अजीब ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम थी। लेकिन जब मैंने 22वीं मुद्रा की तो इसकी मात्रा बढ़ गई और मैंने अनुमान लगाया कि यह क्या है, और इसने मुझे चौंका दिया और उसी समय डरा दिया। लेकिन मैंने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया और शरीर को साफ करने वाले व्यायाम की मुद्राएं करता रहा। 24वें दिन ये पुनः बड़ी मात्रा में बाहर आ गया और मुझे इसकी स्पष्ट झलक मिली तथा मैं इस बात की पुष्टि कर सका कि यह वही चीज है जिसका मैंने अनुमान लगाया था, और मैं इस डर से व्यायाम बंद करने ही वाला था कि यह क्या कर सकता है। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे और भी अधिक चौंका दिया।
यह ऊर्जा ब्लैक वाइपर वैनम का काला लाल जहर है और अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि चमत्कारिक फल ऊर्जा इसे निगल रही है और कुछ ही मिनटों में इसने पूरी तरह से काले लाल ऊर्जा को खा लिया। इतना ही नहीं, चमत्कार फल ऊर्जा के लिए इसका पोषण मूल्य मास्टर चरण राक्षस कोर की निडर ऊर्जा से कम 6 गुना अधिक लगता है और यही कारण है कि बस एक मध्यम मात्रा में खाने से इसका आकार चमत्कार काफी हद तक बढ़ गया है कि यह बॉडी क्लीन तकनीक के 3 दिनों के अभ्यास के बराबर है। इसीलिए मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यदि मेरे पास प्रतिदिन इतनी मात्रा में ब्लैक रेड ऊर्जा होती तो मुझे स्तर ऊपर आने में अधिकतम 3 से 4 दिन ही लगते और यदि ऊर्जा की मात्रा अधिक होती तो इससे भी कम समय लगता। ये देखकर कि किस प्रकार ब्लैक वाइपर स्नेकमैन की काली लाल जहर ऊर्जा मेरी चमत्कारी खाद्य ऊर्जा का पसंदीदा भोजन बन गई है और ये तेजी से सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, मेरा मस्तिष्क सुपरफास्ट गति से काम करना शुरू कर दिया। मुझे ब्लैक वाइपर सांप की इस जहरीली ऊर्जा की आवश्यकता है और मैं इसे कीमत देकर खरीद सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि मैं इस ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करूं ताकि मैं गलती से खुद को जहर न दे लूं। मैंने इसके बारे में तेजी से सोचना शुरू कर दिया और जल्द ही मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मुझे कुछ चीजें खरीदने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर यह सफल हो गया तो मेरे स्तर की गति वास्तव में बढ़ जाएगी। मैं 1 महीने के भीतर साजंत चरण के शिखर तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकता हूं। अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हूं तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। धप, मैं जोर से फर्श पर गिर पड़ा और मुझमें आगे बढ़ने की पूरी ऊर्जा खत्म हो गई। मैं शक्तिहीन होकर जमीन पर लेट गया और ब्लैक वाइपर स्नेकमैन के जहर के उपयोग के बारे में सोचने लगा। मेरे पास पहले से ही एक विचार था, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है और न केवल एक बड़ा जोखिम है बल्कि मुझे इसके लिए एक विशेष कमरा किराए पर लेना होगा और वह बहुत समय लेने वाला होगा। मुझे एक और अच्छा विचार खोजने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ और अचानक मेरे दिमाग में एक विज्ञापन आता है। मैं रोजाना शहर के द्वार के रास्ते में इसका प्रक्षेपण देखता हूँ। यह विचार काम कर सकता है। न केवल यह मेरे अन्य विचार से अधिक सुरक्षित है, इसके लिए मुझे अपने अपार्टमेंट से बाहर एक कदम भी नहीं निकलना पड़ेगा। एकमात्र समस्या यह है कि यह थोड़ा महंगा होगा, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। मैं जो मन क्रिस्टल प्रतिदिन एकत्रित कर रहा हूँ उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने अभ्यास में उपयोग करने के लिए, इसलिए मैं अपने अभ्यास में इसका उपयोग करूंगा। अब मुझे बस इस पर थोड़ा शोध करना है और यदि यह संभव है, जो कि मुझे लगता है कि संभव है, तो मैं कल से उस पद्धति से अभ्यास शुरू कर दूंगा। मैं कुछ देर तक जमीन पर लेटा रहा और जब मेरे शरीर में थोड़ी हरकत हुई तो मैं शॉवर की ओर रेंगता हुआ गया और अपनी त्वचा पर गर्म पानी के स्पर्श का आनंद लिया। पानी सुखाने और कपड़े पहनने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और नींद आने के बावजूद अपनी होलो वॉच पर तेजी से टाइप करने लगा। मैंने 10 मिनट तक और प्रयास जारी रखा और फिर मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी। कुछ खोज करने के बाद मैंने पाया कि मेरा विचार पूरी तरह से व्यवहार्य है। हालांकि यह खतरनाक होगा क्योंकि मैं जहर के साथ खेल रहा हूं, लेकिन जब तक मैं सावधान रहूंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा और इससे इतना लाभ उठाऊंगा कि मैं सप्ताह के अंत में साजन चरण के शिखर तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकता हूं। माइकल, मैंने सोफिया को मेरा नाम जोर से पुकारते हुए सुना। क्या? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा नाम कुछ बार पुकार रहा हूं, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया और कल से तुम्हारे चेहरे पर यह बेवकूफी भरी मुस्कान क्यों दिख रही है? सोफिया ने पूछा। ओह, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। मैंने उसे जल्दी से जवाब दिया क्योंकि जब उसने मेरा नाम पुकारा तो वह मेरे द्वारा जवाब न दिए जाने से बहुत नाराज लग रही थी। मैं ब्लैक रेड पॉइजन के बारे में सोच रहा था जो मुझे टीम लीडर की मदद से गिल्ड से मिला था। ये पता चला कि एलिट मेजर ब्लैक वाइपर स्नीकरमैन के कोर पॉइजन ब्लैक रेड पॉइजन को खरीदने के लिए लेवल 8 की पहुंच की आवश्यकता है। यहां तक कि गिल्ड में भी अगर मुझे इसे अन्य विक्रेताओं से या एडवेंचरर्स पैराडाइज से खरीदना है तो मुझे लेवल 7 की पहुंच की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि मैं कल ब्लैक रेड पॉइजन नहीं खरीद पाया। हालांकि आज मुझे टीम लीडर की मदद से यह मिल गया, फिर भी मैंने एक कीमती दिन बर्बाद कर दिया। अगर मैंने कल टीम लीडर की मदद मांगी होती तो आज मेरा पॉइजन के साथ अभ्यास करने का दूसरा दिन होता। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो? सोफिया ने चिढ़ाते हुए पूछा। नहीं, गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने जवाब दिया। गर्लफ्रेंड होम, अब तक मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड थी और वो स्कूल में थी। मैंने सोचा था कि मिनवा दायरे से बाहर निकलने के बाद सारा की बहन से पूछूंगा, लेकिन तभी ग्रिम बैटलफील्ड का मामला सामने आ गया और मैं सारा समय ग्रिम बैटलफील्ड की तैयारी में लगा रहा। उसके साथ बाहर न जाने का एक और कारण यह है कि हम दोनों ही ग्रिम युद्ध क्षेत्र जा रहे थे और मुझे नहीं पता कि हम एक ही चौकी पर पहुंचेंगे या नहीं।
इसलिए यदि हम 3 महीने भी जाते हैं तो भी रिश्ते के पनपने के लिए इतना कम समय है कि वह आधे साल या उससे अधिक समय तक अलगाव को सहन कर सके। तुम मेरी बहन के साथ डेट पर क्यों नहीं जाते? मुझे लगता है कि वे दोनों एक अच्छी जोड़ी बनेंगी, सोफिया ने बेहद गंभीर स्वर में कहा। सोफिया, मैंने और रीना ने एक साथ कहा और उसे गुस्से से देखा। रीना बहुत खूबसूरत है और उसका स्वभाव भी बहुत दिलकश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं ग्रिम बैटलफील्ड जैसी जगह पर डेट नहीं करना चाहता जहां हर जगह खतरा मौजूद है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम दोनों ही इतने वयस्क हो कि तुम खुद ही तय कर सकते हो कि तुम्हें किसके साथ डेट करना चाहिए, सोफिया ने रक्षात्मक मुद्रा में अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा। माइकल, कल क्या कर रहे हो? सोफिया ने पूछा जब हम अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे। कल का दिन टीम लीडर ने हमें आराम करने के लिए दिया है और मैं सुबह और रात में सर्वोच्च युद्ध अभ्यास और शरीर सफाई तकनीक का प्रशिक्षण लेने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर अगर हम बहनें कल किसी समय तुम्हारे अपार्टमेंट में आए तो हमें बुरा मत मानना, सोफिया ने कहा। जल्द ही हम अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं और अलविदा कहने के बाद हम दोनों अपने अपने अपार्टमेंट की ओर उड़ जाते हैं। पिछले 2 दिन ऐसे संघर्ष से भरे थे कि कल और आज केवल 2 दिनों में मैंने 34 कुलीन प्रमुख चरणोग्रिम जाति राक्षसों को मार डाला था और इन दोनों दिनों में मैंने 3 कुलीन प्रमुख चरण राक्षसों के कई समूहों से लड़ाई की है और उन्हें 15 मिनट के भीतर हरा दिया है। एकमात्र अफसोस यह है कि मैं एलीट कर्नल स्टेज ग्रिम रेस राक्षस से नहीं लड़ सका, क्योंकि जब भी हम किसी भी एलीट कर्नल स्टेज राक्षस से मिलते हैं तो वह हमेशा एम्मा या रिची द्वारा लिया गया होता है। यदि मैंने एक कर्नल स्टेज ग्रिम रेस राक्षस को मार दिया होता तो मुझे टीम लीडर की मदद नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि मेरी पहुंच लेवल 8 तक पहुंच गई होती। अब मैं लेवल 8 तक पहुंच पाने से केवल 2 अंक दूर हूं। केवल एक एलीट मेजर स्टेज ग्रिम रेस मॉन्स्टर और मेरी पहुंच लेवल 8 तक पहुंच गई होगी, लेकिन अब मुझे इसके लिए 2 दिन इंतजार करना होगा। जब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो मैंने देखा कि ड्रोन पहले से ही वहां डिलीवरी लेने के लिए मेरा इंतजार कर रहा था। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं आज रात का खाना पकाने की योजना नहीं बना रही हूं, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपना जहर प्रशिक्षण शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि मैंने पहले ही एक कीमती दिन बर्बाद कर दिया है। मैं हर दिन रात का खाना बनाती हूँ, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं पैसे बचाना चाहती हूँ। मैं हर दिन मैना क्रिस्टल की कटाई करके जो भाग्य बना रही हूँ, उसके साथ हर दिन एक महंगा भोजन ऑर्डर करने पर भी मुझे थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि खाना पकाने से मुझे हर दिन शिकार करने से आराम मिलता है। यह एक ऐसी चीज है जो मुझे घर की याद दिलाती है और मुझे शांति प्रदान करती है, जैसा कि मैं अपने घर में अपने माता पिता के साथ करती थी। यही कारण है कि बहुत थके होने के बावजूद मैं रोजाना खाना बनाती हूँ। अगर आज मैं बहुत उत्साहित न होती तो मैं रात का खाना बनाना नहीं छोड़ती। स्नान से बाहर आकर मैंने और एशलिन ने तुरंत खाना खाया। ये बहुत स्वादिष्ट और संतोषजनक भोजन था। रात का खाना खत्म करने के बाद मैंने लिविंग रूम में फर्नीचर को स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि इसके लिए एक बड़े स्थान की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के बाद मैंने आधा मीटर भारी आयताकार बॉक्स निकाला और कमरे के केंद्र में रख दिया। ऊपर वाले बटन को टैप करते हुए मैं कुछ कदम पीछे हटा, क्योंकि बॉक्स में परिवर्तन होना शुरू हो गया था और कुछ सेकंड बाद यह एक आयताकार कमरे में परिवर्तित हो गया था। जिप, इसका एयरलॉक दरवाजा जिप से खुला और मैं अंदर चला गया। आयताकार बॉक्स के अंदर का हिस्सा एकदम सफेद था और कमांड बोर्ड को छोड़कर सब कुछ खाली था। यह एक विशेष प्रशिक्षण मशीन है जिसे तापमान कक्ष कहा जाता है, जो अंदर 200 डिग्री सेल्सियस और -200 डिग्री सेल्सियस तापमान बना सकती है। यह उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बिना कहीं जाए अत्यधिक तापमान पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। टैप 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 जार, मैंने कमांडिंग बोर्ड पर कुछ बटन टैप किए। एक छोटी सी जगह खुल गई और उस छोटी सी जगह में मैंने एक छोटी कांच की बोतल रख दी जिसके अंदर काली लाल सघन गैस थी, और फिर से उस छोटी सी जगह को बंद करने से पहले कुछ बटन टैप किए जिसके अंदर अब एक छोटी सी बोतल थी। यह तापमान कक्ष की एक विशेष विशेषता है। यह मुझे वर्तमान गुणवत्ता पर जहर छोड़ने में मदद कर सकता है। शुरू में यह इत्र को छोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन जहर भी जारी किया जा सकता है। इस तापमान कक्ष के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें निष्प्रभावीकरण कार्य है। इसलिए केवल एक टैप से मैं कमरे में और अपने शरीर के ऊपर के सभी जहर को निष्प्रभावी कर सकता हूं। इसलिए जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं अपने साथ जहर का एक भी कण नहीं लाऊंगा। जहां तक मेरे अंदर की बात है, यदि मात्रा अधिक है तो मैं उसे सूर्य अग्नि शक्ति से आसानी से वाष्पीकृत कर सकता हूं।
पिछली बार जब ब्लैक वाइपर स्नेकमैन ने मुझ पर कोर के जहर से हमला किया था तो मैं सनफायर की मदद से 98% जल चुका था और मेरे शरीर में केवल 2% ही बचा था। इसीलिए मैं 5% जहर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूँ। आज जहर बहुत धीमी मात्रा में जारी किया जाएगा, जो मैंने तय समय सीमा से ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि यह मात्रा ज्यादा है, मुझे लगता है कि यह कम है, लेकिन मैं अभी भी सावधानी के लिए इसका इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यह जहर का इस्तेमाल करने का मेरा पहला मौका है। यदि यह मेरी अपेक्षा के अनुसार कम है तो मैं कल के सत्र के लिए मात्रा बढ़ा सकता हूं, और यदि यह अधिक हो और मेरे लिए असहनीय हो जाए तो मैं अपने शरीर में अतिरिक्त जहर को सनफायर से जला सकता हूं और कल के प्रशिक्षण के लिए मात्रा कम कर सकता हूं। सब कुछ तैयार देखकर मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास और शरीर शुद्धि अभ्यास एक साथ करना शुरू कर दिया क्योंकि कमरे से कुछ ही सेकंड में जहर निकलना शुरू हो जाएगा। चबा चबा चबा। मैंने नींद में ही चहचहाहट सुनी और देखा कि एशलिन मुझे जगा रही है। जब मैंने आंखें खोली और समय देखा तो पाया कि सुबह हो चुकी है, जो मेरे लिए काफी देर थी क्योंकि मैं आमतौर पर सूर्योदय से पहले उठ जाता हूँ। खैर, यह अच्छा हुआ कि मैं देर से सोया। मेरा शरीर पिछले कुछ दिनों से बहुत तनावग्रस्त था, उसे अच्छे आराम की जरूरत थी। गुड मॉर्निंग एशलिन, मैंने नींद में कहा और पंख को सहलाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। चबा चबा चबा। वह मुझ पर गुस्से से चहकने लगी और कहने लगी कि उसे बहुत भूख लग रही है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और मुझे उसे जल्द से जल्द कुछ स्वादिष्ट खाने को देना चाहिए। माफ करना, मैंने कहा और उसे उसके पसंदीदा नाश्ते का एक पैकेट दिया। वह सचमुच बहुत भूखी होगी क्योंकि हमारा सामान्य भोजन का समय शिकार के लिए अपार्टमेंट से निकलने से पहले भोर में होता है। बिस्तर से उठने के बाद मैंने अपनी सुबह की गतिविधियां पूरी की और हमारे लिए सादा दोपहर का भोजन बनाना शुरू किया। मुझे साधारण लंच पकाने में 45 मिनट लगे और हमने हमेशा की तरह चुपचाप खाना खाया। जब डिनर खत्म हुआ तो एशलिन मेरे अंदर आ गई और मैं लिविंग रूम में चली गई और फिर से टेम्परेचर रूम को सक्रिय कर दिया। कल का अभ्यास बहुत सफल रहा था, बस जहर की मात्रा कम थी। आज मैं 10% चाहता हूं, जो कि कल मैंने जो इस्तेमाल किया था उससे दोगुना है, और अगर सब ठीक रहा तो 50% संभावना है कि मैं साजन स्तर के मध्य स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। freeomegaabnormal.com। जहर की मात्रा और टाइमर सेट करने के बाद मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट व्यायाम करना शुरू किया। जब मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज करना शुरू किया, उसके कुछ सेकंड बाद ही मुझे शरीर के हर हिस्से में तेज दर्द महसूस होने लगा। ये दर्द ब्लैक वाइपर स्नेकमैन के काले लाल जहर के कारण था। इसकी कम मात्रा के कारण मुझे पहली बार की तरह दिमाग तोड़ने वाला दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन यह अभी भी बहुत कष्टदायक महसूस हुआ और सामान्य लोग इसे अनुभव करने पर बेहोश हो जाएंगे। इस बार मेरी त्वचा पर सूर्य अग्नि की कोई बाधा नहीं है, इसलिए जैसे ही इसने मेरी त्वचा को छुआ, यह अपनी घुसपैठ करने वाली विशेषता के कारण अंदर चला गया। इस जहर के कई गुण हैं जिनमें से एक मुझे पसंद है लेकिन एक से नफरत भी है। मुझे नहीं पता कि शब्दों में कैसे बताऊं, बस इतना है कि यह जहर जीवित प्राणी पर हमला है। जैसे ही जहर निकलता है, ये किसी और जगह नहीं बल्कि सीधे मेरी तरफ एक चुंबक की तरह आता है। ऐसा लगता है जैसे ये जीवन को आकर्षित करता है। पहले कुछ आसन वास्तव में अच्छे रहे। शरीर शुद्धिकरण व्यायाम के पहले 10 आसन, जिन्हें करने में मुझे 20 मिनट से अधिक समय लगता था, मैंने केवल 2 मिनट में कर लिए और नीचे पसीने से भरी कोई बाल्टी नहीं थी, केवल कुछ बूंदें मेरे माथे से गिर रही थीं। समय बीतता गया और मैं शरीर शुद्धिकरण व्यायाम करता रहा और अंततः मैं इसकी 21वीं मुद्रा तक पहुंच गया। यह मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर काली लाल जहरीली ऊर्जा मेरी कोशिकाओं के अंतराल से बाहर निकलने लगी। जैसे ही थोड़ी मात्रा में काली लाल जहर ऊर्जा बाहर आई, चमत्कारी फल ऊर्जा जो लेफ्टिनेंट चरण के निडर ऊर्जा पर दावत दे रही थी, अपने रास्ते पर रुक गई और काली लाल जहर ऊर्जा की ओर दौड़ी और 1 सेकंड के भीतर उसे पूरी तरह से निगल लिया। हर सेकंड कुछ मात्रा में काली लाल जहरीली ऊर्जा बाहर निकलती और चमत्कारी फल ऊर्जा उससे 1 सेकंड में निगल जाती। जैसे ही मैं उच्च आसन करता, उतनी ही अधिक काली लाल ऊर्जा अपने छिपने के स्थान से बाहर आती और चमत्कारी फल ऊर्जा द्वारा खाली जाती। जैसे जैसे चमत्कारी फल का स्वाद बढ़ता गया, उसका आकार बढ़ता गया और अंततः वह सीमा के निकट पहुंच गया। बस थोड़ा और मेरे पास सर्जेंट चरण के मध्य चरण में पहुंचने के लिए पर्याप्त चमत्कारी फल ऊर्जा होगी, लेकिन वास्तविकता कठिन है क्योंकि मैं भी 26वें आसन पर अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं। यदि मैं साजन स्टेज के मध्य चरण में पहुंचना चाहता हूं तो मुझे 27वां पोज करना होगा। मैंने अपने दांत पीस लिए और 27वें आसन की ओर बढ़ गया। मैं अभी
इसी सत्र में स्तर ऊपर करना चाहता हूं, न कि रात में जब मैंने बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज फिर से की थी। ब्रेकथ्रू के लिए उस विचार और दृढ़ संकल्प के साथ मैंने अपने लगभग खाली शरीर को धकेलना शुरू कर दिया। मैंने इसे अपनी इच्छा शक्ति से धकेला। मेरा शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। ये घोंघे से भी धीमा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि मैं अपने शरीर को धकेल रहा हूं और यह आगे बढ़ रहा है। अंततः मैं 27वें आसन पर पहुंच गया और मेरे शरीर से बड़ी मात्रा में काली लाल जहरीली ऊर्जा निकलने लगी, जिसे चमत्कारी फल की ऊर्जा ने तुरंत ग्रहण कर लिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे 27वीं मुद्रा को पूरी तरह से निभाना था और चमत्कारी फल की ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में खिलाना था ताकि यह उन बाधाओं को तोड़ सके जो मुझे सफलता से रोक रही हैं। हालांकि मुझे पता है कि वर्तमान चमत्कारी फल की ऊर्जा पर्याप्त है, फिर भी मैंने इसे धारण किया और इसे और अधिक काली लाल ऊर्जा प्रदान करता रहा। धप! अंततः मैंने 27वीं मुद्रा पूरी तरह से कर ली। ठीक उसी क्षण मैं बाढ़ पर गिर पड़ा और चमत्कारी फल की ऊर्जा मुझ पर और एशलिन के शरीर पर प्रचंड रूप से फैलने लगी तथा मेरे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ने लगी, जैसे कोई तीर कागज को चीरता हुआ निकल रहा हो। टकराना! अंततः चमत्कारी फल ऊर्जा ने अंतिम बाधा को तोड़ दिया और मुझे साजन चरण के मध्य स्तर में पहुंचा दिया। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से हो रहे बदलावों को महसूस कर सकता था। शारीरिक बढ़ावा ज्यादा नहीं है, लेकिन मानसिक बढ़ावा बहुत जरूरी है। वर्तमान में मेरे पास बिना किसी चिंता के दोनों नियम शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा है, लेकिन अगर नियम शक्ति की मेरी समझ बढ़ी तो मुझे उन्हें एक साथ उपयोग करने में समस्या होगी। अर्थात मानसिक ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है, चाहे वह बढ़ावा कितना भी छोटा क्यों न हो। मेरे शरीर में ये बदलाव करीब 15 मिनट तक होता रहा और जब ये खत्म हुआ तो मैं खड़ा होकर चलने में सक्षम हो गया। मुझे मुश्किल से रेंगने में 40 मिनट लगे, लेकिन मेरे स्तर में सुधार के कारण मैं काफी पहले ही चलने में सक्षम हो गया। जेडी, मैं कमांड बोर्ड तक गया और निष्क्रिय करना शुरू कर दिया और अगले ही पल बॉक्स से सफेद धुआं निकलने लगा। ये जानते हुए कि इसमें कुछ मिनट लगेंगे, मैंने दीवार से पीठ टिकाकर इंतजार किया। जब मैं नहाकर आया तो मैं सीधे नहाने चला गया और उसके बाद मैंने साफ कपड़े पहने और बिस्तर पर लेटकर समाचार पढ़ने लगा। अफेरियन खंडहर का अभी तक कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये खबर 2 से 3 दिनों में सार्वजनिक हो जाएगी और यही कारण है कि मैं कल ही जानकारी खरीदने की योजना बना रहा हूं, इससे पहले कि यह बहुत महंगा हो जाए। एम्मा और रिची पहले ही जानकारी ले आए थे, अब सिर्फ मैं, सोफिया, रीना और बेन ही बचे हैं। मुझे नहीं पता कि बेन जानकारी खरीदना चाहता है या नहीं, लेकिन सोफिया और रीना कल इसे खरीद लेंगे। डिंग डिंग, मैं अभी खंडहर के बारे में किताबें पढ़ रही थी जब मैंने अपने दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनी और जब मैंने पूछा कि यह कौन है, तो मुझे ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यह सोफिया और रीना है। विनम्र निवास में आपका स्वागत है, मैंने नाटकीय ढंग से कहा और उन्हें अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। दोनों ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। सोफिया ने टाइट जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके परफेक्ट शरीर को स्पष्ट रूप से उजागर कर रही थी। रीना की बात करें तो उसने लाल टॉप और घुटनों तक की नेवी स्कर्ट पहनी हुई थी, जो उसके क्रीमी पैरों को दिखा रही थी। आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे, क्या कुछ हुआ है? सोफिया ने पूछा, लेकिन जल्द ही उसके भाव थोड़े बदल गए, जैसे उसने कुछ नोटिस कर लिया हो। तो तुम आगे बढ़ गए, हनी, उसने कहा, क्योंकि उसने मेरे शरीर से मिड सर्जेंट स्टेज की आभा को महसूस किया। हाँ, मैं भाग्यशाली था, मैंने जवाब दिया और उन्हें उनके पसंदीदा पे दिए, जिसका सोफिया ने अपनी एक चैट के दौरान उल्लेख किया था। आप थोड़ी थकी हुई लग रही थी, क्या आप प्रशिक्षण ले रही थी? सोफिया ने पूछा, जब वह और उसकी बहन सोफे पर बैठी थीं, जबकि मैं उनके सामने बैठा था। हाँ, मैं शरीर की सफाई तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा था। मैंने बिना कुछ छिपाए सच कहा, शरीर की सफाई तकनीक ग्रिम युद्ध क्षेत्र में रहस्य नहीं है। इसे एडवेंचरर्स पैराडाइज और गिल्ड दोनों से खरीदा जा सकता है, बस ये बहुत महंगा है। मुझे इसका पूरा संस्करण खरीदने से पहले कम से कम 6 महीने तक खोज करनी होगी। पुर्र, क्या? दोनों बहनें बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन ये सोफिया थी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए और उसने जो पेय पदार्थ अभी पिया था उसे थूक दिया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी क्योंकि इससे पहले कि वह फर्श पर गिरता, वह उसकी अग्नि ऊर्जा से वाष्पीकृत हो गया। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? उसने पूछा, क्योंकि उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, जबकि उसने अपनी टी शर्ट की आस्तीन से अपना मुंह पोंछा। नहीं, मैंने अभी 1 घंटे पहले ही इसका अभ्यास समाप्त किया है, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया।
मेरे भाई ने हमें जल्द से जल्द इसका अभ्यास शुरू करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि अगर हम इसकी सभी 16 चालों का अभ्यास करने में सक्षम हो गए तो नाइट चरण से आगे बढ़ने पर हमें अपनी कल्पना से परे लाभ प्राप्त होंगे। सोफिया ने कहा, जब हम कर्नल चरण पर पहुंचे तो हम इसे खरीदने की योजना बना रहे थे और हमें लगा कि यह बहुत जल्दी है, लेकिन आपने हमसे पहले ही शुरुआत कर दी है। मैंने कहा, यह बहुत अच्छी तकनीक है और इससे मुझे काफी लाभ हुआ है। इससे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको प्रथम लघु सफाई तक पहुंचना होगा। रैना ने अपनी मधुर मधुर आवाज में पूछा, लेकिन इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती सोफिया ने बीच में कहा, प्रथम सफाई, लेफ्टिनेंट स्टेज से पहले उस तक पहुंचना कठिन नहीं है। सोफिया ने आश्चर्य से पूछा। उनका आश्चर्य बहुत ही वैध है। शरीर शुद्धिकरण तकनीक को करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि मेरे पास एमेथिस्ट सील्स न होती और मेरी इच्छा शक्ति स्वयं को सीमा तक धकेलने की न होती, तो मैं 24वें आसन में प्रथम शुद्धिकरण तो दूर, द्वितीय शुद्धिकरण भी नहीं कर पाती। यही मुख्य कारण है कि अधिकांश लोग कर्नल चरण पर पहुंचने के बाद ही शरीर शुद्धिकरण व्यायाम करना शुरू करते हैं। उस स्तर पर उनके पास प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है, जब तक कि मैं खुद को प्रेरित करने के लिए तैयार हूं। यह इतना भी कठिन नहीं है और सटीक रूप से कहूं तो मैं दूसरे क्लींजिंग तक पहुंच गया हूं, मैंने कहा, और जब मैंने ये कहा तो मेरा स्वर थोड़ा घमंडी था। ये सुनकर दोनों बहनों की भी सांस फूल गई और वे मेरी ओर ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई विचित्र प्राणी हूं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? सोफिया ने हकलाते हुए पूछा। सोफिया को झटका देना बहुत मुश्किल है और विशेष रूप से इस स्तर पर, और सोफिया को हकलाते हुए देखकर मुझे खुद पर काफी खुशी हुई। उन्होंने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप झगड़े के दौरान इतनी लचीली रहती हैं और आपकी त्वचा में इतनी कोमल चमक होती है, जो मुझे लगता है कि आपको हर कुछ दिनों में पार्लर जाने से मिलती है। इस पर मैंने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। हर दिन पार्लर जाना? क्या मेरे पास समय भी है? मेरे पास हर दिन ट्रेनिंग के लिए मुश्किल से ही समय होता है। हे भगवान, अब मैं सचमुच बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज खरीदना चाहती हूँ। सोफिया ने स्वप्नवत कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैंने कहा, वे दोस्त हैं और उन्हें सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरा कुछ स्वार्थ भी है जो तभी पूरा होगा जब वे सीखने के लिए तैयार होंगे, और मैं वास्तव में चाहता हूँ कि वे मुझसे कुछ सीखें। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आपसे सीखना अच्छा लगेगा। दोनों बहनों ने एक ही समय पर उत्तर दिया। एक ने मना कर दिया जबकि अन्य ने स्वीकार कर लिया। रीना, कृपया देखो कि लड़ाई के दौरान माइकल कितना लचीला है। अगर हमारे पास ऐसा लचीलापन होता तो हमारी ताकत तेजी से बढ़ जाती, और इतना ही नहीं, हमें भी माइकल जैसी चमकदार त्वचा मिल जाती, सोफिया ने अपनी बड़ी बहन से विनती करते हुए कहा। रीना काफी देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। क्या अब तुम हमें सिखा सकते हो? सोफिया ने पूछा। तुमने तो मेरे मुंह से शब्द ही चुरा लिए, मैंने सोफिया की प्रशंसा की। जरूर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अभी सिखाऊं? मैंने सहज लहजे में पूछा, लेकिन मैं सहज नहीं हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं और दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब ठीक है अगर तुम ज्यादा थके नहीं हो? सोफिया ने पूछा, क्योंकि मुझमें अभी भी थोड़ी थकान थी। अभी तो सब ठीक है, मैंने बहुत प्रसन्नता से कहा। मेरे लिए 1 घंटे के प्रशिक्षण के बाद किसी को भी बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज सिखाना असंभव होता, क्योंकि तब मेरे पास चलने के लिए भी ऊर्जा नहीं बचती, लेकिन आज स्थिति अलग है। मुझे अभी अभी सफलता मिली है और मेरा शरीर थोड़ा थका होने के बावजूद ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं निश्चित रूप से बिना किसी तनाव के उन्हें 12 आसन सिखा सकता हूँ। क्या? सोफिया ने पूछा, जब मैंने उनकी ओर थोड़ा अजीब भाव से देखा, जिससे सोफिया ने भी प्रश्न पूछ लिया। अगर तुम लोग व्यायाम वाले कपड़े पहनो तो बेहतर होगा, तुम्हें पता है कि इसमें बहुत पसीना आएगा, मैंने पूछा, और दोनों बहनें एक ही नज़र से मेरी ओर देखने लगी। तभी सोफिया ने चिढ़ाने वाले स्वर में पूछा, माइकल, क्या आप हमें शरीर शुद्धिकरण व्यायाम सिखा रहे हैं ताकि आप हमें अर्धनग्न और पसीने से लथपथ देख सकें? बेशक, ये सही है। मैं एक हॉट ब्लड युवा हूं, और भले ही आप लोग मेरे दोस्त हैं और मेरे मन में आपके लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं हैं, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि आप लोग बहुत हॉट और खूबसूरत हैं, और मैं वास्तव में आपको आधे नग्न और पसीने से लथपथ देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने अपना बचाव करते हुए सोचा कि अगर एम्मा भी यहाँ होती तो यह और भी अच्छा होता। तुम बेहतर हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे, सोफिया ने कहा जब वह कपड़े बदलने के लिए अपनी बहन के साथ दूसरे कमरे में गई। जब वे कपड़े बदलकर वापस आते हैं तो मैं खुद को अचंभित होने और खुलेआम उन्हें देखने से नहीं रोक पाती, क्योंकि दोनों ही स्पोर्ट्सवियर में बहुत हॉट लग रहे थे।
दोनों ने स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स पहन रखे थे जो मुश्किल से उनके शरीर को ढक रहे थे। मुझे कहना होगा कि इन दोनों बहनों को ऐसा परफेक्ट शरीर पाने के लिए सौंदर्य की देवी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा। उनके शरीर पूरी तरह से सुडौल है और उनके शरीर पर जरा सी भी अतिरिक्त चर्बी नहीं है और उनकी शारीरिक बनावट इतनी अच्छी है कि मैं बस उन्हें देखता ही रह जाता हूँ। माइकल, आप हमें प्रशिक्षण के कपड़े पहनाते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत पसीना आएगा, लेकिन आप तो सामान्य कपड़े ही पहने हुए हैं। क्या हमें पढ़ाते समय आपको पसीना नहीं आएगा? सोफिया ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा। कितनी तेज लड़की है। मैंने सोचा, यह अच्छी बात है कि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह ये सवाल पूछेगी और मैंने उसके लिए जवाब भी तैयार कर लिया था। चिंता मत करो, क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। मैं पहले आप लोगों को केवल पहले कदम के 12 आसन सिखाऊंगा और उनका प्रदर्शन करूंगा। मुझे ज्यादा पसीना नहीं आएगा, मैंने कहा।